Hello everyone, this is Shivani Dhakar and welcome to our YouTube channel The Knowledge Planet। तो भारतीय संविधान की सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें आज है क्लास नंबर 3। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट चार्टर एक्ट, करेक्ट, जो कि 1853 का था। इसमें क्या हुआ कि 1857 में हुई क्रांति और इस क्रांति के बाद जो कंपनी रूल था वो हो गया फिनिश। और कंपनी रूल फिनिश हुआ तो कंपनी के हाथों से जो सत्ता थी वो पूरी की पूरी चली गई और सीधे सीधे वो आ गई अपनी क्राउन मतलब जो भी वहाँ के महारानी हैं, जो कुछ भी है वहाँ पे उनके हाथ में। तो ये पूरा का पूरा जो शासन है वो सीधे सीधे हाथों में चला गया क्राउन मतलब वहाँ पे जो भी राजा महाराजा या महारानी जो कोई भी उनके हाथ में सीधे सीधे चला गया। और जैसे ही क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, जिसकी स्टार्टिंग 1858 में हो गई, तो क्योंकि शुरू करना है कि अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो किस तरीके से चलाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले तक कंपनी ये चीज़ें संभाल रही थी। अब बारी आई है क्राउन की, तो उन्होंने संभालने के लिए सबसे पहले नंबर एक्ट भेजा, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब कि भारत का जो सरकार है वो अब किस तरीके से हम लीड करेंगे, किस तरीके से चलाएंगे, वो सारी बातें इस एक्ट में बताई गई। जिसमें सबसे पहले नंबर तो उन्होंने क्या कहा कि जो कंपनी जब ये चला रही थी तो इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जो कंपनी के बिजनेस वगैरह को मेंटेन करता था, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनकी जो भी पॉलिटिक्स थी उसको संभालता था। इन दोनों को ही भंग कर दिया गया कि भाई अब आप दोनों का कोई काम नहीं है, अब कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ भंग कर दिया गया है, तो कंपनी का कोई काम नहीं। तो कंपनी से संबंधित जो भी हमने बॉडीज़ बनाई थी, जो भी हमने बोर्ड्स बनाए थे, उनको भी क्या कर दिया, भंग कर दिया कि अब इनका भी कोई काम नहीं है। तो भाई काम करेगा कौन, क्योंकि ये दोनों ही काम संभालते थे, तो अब करेगा कौन? अब इन्होंने जैसे कि वहाँ की मान लो पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे ना एक तरीके से एक मंत्रालय बनाया, और मंत्रालय बनाया तो वहाँ पे एक पोस्ट का मतलब नियुक्त किया, एक पद नियुक्त किया। वो पद क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका क्या मतलब? भारत का राज्य सचिव। ये जो व्यक्ति है, ये जो मतलब कि मंत्रालय है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं जैसे इंडिया में भी चलता है, और इनके कुछ मतलब सहायक होंगे, कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे इनके, जो कि इनका काम संभलवाएंगे। तो उस पद का नाम क्या रखा? जो हेड है वहाँ के, मतलब एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि इनकी पार्लियामेंट में एक तरीके से एक मंत्रालय रख दिया है, और जिसका नाम क्या है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत में जो कुछ भी चल रहा है उसका ध्यान ये रखेंगे। अब अकेले तो ये रख नहीं सकते हैं, होंगे इनके सदस्य कुछ। अब ये तो एक तरीके से जो लंदन में बैठेंगे, जो वहाँ पे बैठ के काम करेंगे, ब्रिटेन में रह के काम करेंगे, तो वो व्यक्ति हो गए। अब भाई कोई ना कोई इंडिया में भी तो रहना चाहिए ना काम संभालने के लिए। इससे पहले तक कौन था इंडिया में काम संभालने के लिए? इंडिया में थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जीजीआई थे। अब कहा कि भाई कंपनी तो अब हट गई है, तो कंपनी के लिए हमने जो भी नामकरण किए थे इनको भी हटाओ, इनका कुछ नाम चेंज करो, अब कुछ और नाम लेके आओ इनके लिए। तो क्या किया? जीजीआई का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वाइस रॉय। और वाइस रॉय का मीनिंग क्या होगा? एक तरीके से वाइस टू द रॉयल फैमिली, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे रॉयल फैमिली के लिए, राज परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार व्यक्ति है। तो वाइस रॉय जो है अब नाम रख दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ये इंडिया में रह के सब चीज़ संभालेंगे और यही हेड है वहाँ के। तो इंडिया में हो गए हमारे वाइस रॉय हेड, और जो ब्रिटेन में बैठ के काम संभालेंगे वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो एक तरीके से ये एक पद नियुक्त किया है, और वाइस रॉय नाम तो चेंज हो ही गया है जीजीआई से। ठीक है, अब वाइस रॉय भी अकेले थोड़ी होंगे, इससे पहले तक भी क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और जीजीआई के साथ में कौन? पहले 4 लोगों की मतलब कि एक तरीके से काउंसिल होती थी, है ना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल +4 का काम चलता था। फिर इसके बाद क्या किया था? 6 लोगों की और टीम इसमें जोड़ दी गई थी, जिसमें से ऐसा कहा था कंपलसरी कि 4 लोग तो कम से कम इंडियन होंगे ही होंगे। तो पहले ये सिस्टम चल रहा था, अब ये सिस्टम तो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जीजीआई का नाम बदल क्या कर दिया है? वाइस रॉय कर दिया है। तो अब ये टीम भी तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पुरानी टीम थी अब वो काम नहीं आ रही है। लोग चाहे भले वही हों, लेकिन अब कुछ नया आ रहा है। तो क्या किया उस टाइम पे ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, जब ये एक्ट आया 1858, या लास्ट कह सकते हैं, जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो अब क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लास्ट, अंतिम कह सकते हैं हम, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि ये उस टाइम पे जीजीआई थे और उसी टाइम पे नाम बदल के वाइस रॉय कर दिया गया, तो ये लास्ट जीजीआई रहे हैं, लेकिन फर्स्ट कौन है? फर्स्ट वाइस रॉय रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत के या इंडिया के प्रथम वाइस रॉय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। या हम कहें अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भी लॉर्ड कैनिंग।
अब इनके साथ ना क्या किया गया, 15 सदस्यों की 8+7 है ना, 15 सदस्यों की क्या बनाई गई, भारतीय परिषद के एक तरीके से सृजन किया। मतलब एक हो गए हमारे वाइसरॉय, और वाइसरॉय के साथ 15 मेंबर्स अलग हैं, ये हो गए हमारे 16 लोग एक तरीके से ना, 16 मेंबर्स की या 16 लोगों की क्या हो गई, ये एक तरीके से परिषद है ये, कि वाइसरॉय और उनके साथ है 15 लोगों की टीम, ये परिषद है। अच्छा, इन पूरों को सबको मिला के क्या नाम दिया गया, होम गवर्नमेंट दिया गया नाम, जो भारत में ही रह के भारत का काम या सरकार संभालेगी, है ना। तो ये अब तक 1858 के एक्ट में ये सब बता दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों जाओ यहाँ से। अब काम कौन संभालेगा, 2 लोग, कौन है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और एक है हमारे वाइसरॉय। वाइसरॉय की पूरी टीम है 15 लोगों की, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं वो वहीं ब्रिटेन में रह गई, इनका एक तरीके से मंत्रालय है पूरा का पूरा। तो ये 1858 में ये एक्ट आया। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके लिए जो हमें याद रखनी है वो है 1860 में, लगभग 2 साल बाद ही भारत का जो पहला बजट है वो लाया गया, फर्स्ट इंडियन बजट लाया गया 1860 में। अब जैसे बजट आता है तो जो भी वित्त मंत्री होते हैं वो उसको पेश करते हैं, तो उस टाइम पे चलो मंत्री के ऐसे कोई नाम तो नहीं थे, लेकिन पर्सन है जिनका नाम है जेम्स विल्सन, है ना, जेम्स विल्सन, इन्होंने इसको क्या किया था, पेश किया था जेम्स विल्सन ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इंडिया का पहला बजट कब आया, तो 1860 में, और जेम्स विल्सन ने इसे क्या किया था, पेश किया था। अब इसके बाद 1858 के बाद अब क्या आया, भारत का परिषद अधिनियम आया 1861। 58 के बाद 3 साल बाद एक और एक्ट लेके आया, अधिनियम एक और लेके आया 1861 में। इसमें क्या भाई बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि अब भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं, वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं कि भाई हमको भी परिषद में जगह दो। तो इससे पहले जगह तो दी थी, लेकिन ऐसा था कि कोई भी डिसीजन लेना है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बजट आया ना 60s में, क्या आया 1816 में, क्या आया, बजट आया, लेकिन पता चला बजट में आपने कह दिया हाँ इतना पैसा इधर, उतना पैसा इधर, यहाँ, लेकिन इंडियन जो उसमें शामिल हैं उनको कोई अधिकार ही नहीं था कि वो इसके ऊपर कुछ बोल पाएँ, बहस कर पाएँ, पूछ पाएँ, क्वेश्चंस कर पाएँ। तो ये सारी डिमांड्स उठ रही थी कि हम इंडिया के ही हैं, इंडिया का ही पैसा है, इंडिया में ही आप लगा रहे हो, और हमें अधिकार ही नहीं, हम पूछ ही नहीं सकते उस बारे में किधर ये पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जाना चाहिए, मतलब हम बजट पे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर भारत का जो परिषद नियम 1861 आया तो उसमें कुछ चेंजेस करे गए। सबसे पहले नंबर, इंडिया में अब बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे, हाई कोर्ट्स की थोड़ी कमी थी, या हम कहें कि कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे कि क्या किसको सज़ा देनी चाहिए, कितने दिन की, या क्या मतलब मापदंड होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो अब क्योंकि डिमांड्स जब होती ना किसी भी चीज़ की, रिक्वायरमेंट होगी तभी आप उसके लिए सप्लाई करोगे, तो अब यहाँ डिमांड्स उठ रही हैं, चीज़ों की ज़रूरत लग रही है। तो सबसे पहले नंबर तो क्या लेके आया, भारतीय दंड संहिता, है ना, इंडियन पिनल कोड। मतलब यहाँ पे एक तरीके से इसका स्टार्ट किया गया, है ना। तो सबसे पहले नंबर क्या आ गया, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता का यहाँ पे स्टार्टिंग हुई। और साथ ही साथ 61 में ये मतलब परिषद अधिनियम आया, और 1 साल बाद ही इसी के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट, 1862 में क्या किया, 3 हाई कोर्ट्स बना दिए गए, स्थापना करी गई। कहाँ कहाँ पे, एक किया कोलकाता में, मतलब जिसका नाम पहले कलकत्ता था, तो एक किया भैया कलकत्ता में, है ना, और एक कहाँ पे किया गया, एक किया गया अपना मद्रास में, और एक किया गया बॉम्बे में। 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना कर दी गई 1862 में। और इसके अधिनियम के तहत एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट करी गई, जो थी कि जो हमारे वाइसरॉय है ना, उनको अब अधिकार मिल गया था किस चीज़ का, कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वाइसरॉय हैं उनको अध्यादेश जारी करने का या ऑर्डिनेंस जो पावर है वो एक तरीके से उनके हाथों में आ गई थी। अब ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है, ऑर्डिनेंस पावर का मतलब होता है कि जैसे कि जब किसी भी कंट्री में, हम इंडिया की बात करें अगर, तो जैसे वहाँ की गवर्नमेंट अगर क्या भंग हो जाती है, सरकार नहीं बचती है, वहाँ पे कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाता है, या हम ये कहें कि विधानसभा का या फिर लोकसभा का कोई सेशन नहीं चल रहा होता उस दौरान, कि जो मंत्रीगण हैं या हमने जो लॉ मेकर्स जो बिठा रखे हैं, जो विधि बनाएंगे, कानून बनाएंगे, वो उस दौरान नहीं बना पा रहे हैं या सेशन नहीं लग पा रहा है, जो भी है। लेकिन किसी मुद्दे पर नियम या लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है, मतलब नीड है कानून बनाने की, लेकिन जो कानून बनाएंगे वो उपलब्ध नहीं है उस दौरान। तो क्या करते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश लेके आते हैं। अध्यादेश का मतलब एक तरीके से अर्जेंटली एक कानून लेके आए हैं जो टेम्परेरी है, कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन जब तक इस पर कोई नया कानून नहीं बना दिया जाता
तब तक ये चलेगा, तब तक तो नहीं चलता, इसकी कोई लिमिट होती, क्योंकि अभी नीड है इस टाइम की, तो जब तक ज़रूरत है तब तक चला लूँ, है ना। तो ये अध्यादेश जारी करने की इनको शक्ति मिली, और इसकी जो वैलिडिटी दी एक तरीके से अवधि, वो कितनी थी, सिर्फ 6 महीने थी, कि जो भी कोई मतलब अर्जेंट में कोई मुद्दा है जिस पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो जो अपने वाइसरॉय थे वो किसी भी अर्जेंट या विशेष मुद्दे पर अध्यादेश जारी कर सकते थे, जिसकी अवधि कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, जिसको अपन कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर उनके हाथ में आ चुकी थी। ओके, किसके, वाइसरॉय के हाथ में ये ऑर्डिनेंस पावर आ गई थी, जो कि 6 महीने तक अगर इन्होंने कोई अध्यादेश बनाया है तो वो चलेगा। साथ ही साथ क्या हुआ, क्योंकि अब डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी कि भाई जो वाइसरॉय हैं और उनकी 15 लोगों की जो टीम है उसमें इंडियंस को और शामिल करो, और सिर्फ शामिल नहीं करो, उनको थोड़े राइट्स भी दो, है ना, वो खुद भी लॉ मेकर हों, बजट आया है तो उस पर वो खुद भी क्वेश्चन उठा पाए। डिमांड्स बहुत ज़्यादा उठ रही थी इस दौरान। तो अभी क्या किया, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले जो मतलब कि एक तरीके से एक्ट आया था, और जब वो पेश किया गया, आया सबके सामने, तो डिमांड्स उठाते हैं भाई, इसमें ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, हमारी जो पुरानी डिमांड्स थी वो तो फुलफिल कर ही नहीं गई, तो और विरोध होता है। फिर अगला आता है तो उसमें कोशिश करते हैं कि चलो आप पूरा हाथ मांग रहे हैं तो हाथ तो नहीं, एक आध उंगली दे रहे हैं इसमें, मतलब थोड़ी सी बहुत, आपकी डिमांड्स इतनी सारी थी तो पूरी तो नहीं फुलफिल कर रहे हैं हम, थोड़ी बहुत कर दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या किया इन्होंने, जो वाइसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद है, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका विस्तार कर दिया। उसका विस्तार करने का मतलब ये कि थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, है ना, जो एग्जीक्यूटिव जो भी काउंसिल है जो काम संभालती है पूरा, उसको थोड़ा विस्तार करते, बढ़ा देते हैं, मेंबर सभी काम में थोड़े ज़्यादा कर देते हैं। तो विस्तार किया तो क्या किया, 1862 में इन्होंने ना विस्तार करने के बाद जो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे और सर दिनकर राव थे, इन तीनों को इसमें शामिल के एक तरीके से सदस्यता दी इनको कि हाँ भाई आप मेंबर्स बन जाइए, है ना। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 1861 की है वो ये थी कि इस दौरान इन्होंने एक चीज़ स्टार्ट करी, विभागीय प्रणाली। तो जो विभागीय प्रणाली स्टार्ट करी, उसके अगर ऐसा कभी कभार आता है कि जो विभागीय प्रणाली थी या जो भी था उसका एक तरीके से जनक कौन है, तो जो भी भाई इस दौरान पे क्या रहे हैं, यहाँ के वाइसरॉय रहे होते हैं, उनको ही पूरा का पूरा क्रेडिट चला जाता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं विभागीय प्रणाली की। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई विभागीय प्रणाली से, सीधा सीधा मतलब होता है कि डिपार्टमेंट्स बनाओ, काम बांट दो, आप तो डिपार्टमेंट बनाओ कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। तो 1862 में ना एक कमीशन लेके आए, पोर्टफोलियो कमीशन, है ना, और इसके तहत क्या बताया उन्होंने, पूरी डिटेल में बताया कि भारत में विभागों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किस तरीके से होगा, कि डिपार्टमेंट्स कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या काम होगा, ये सारा का सारा इस कमीशन के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा बताया। तो अभी 1861 तक तो हमारी कहानी पहुंच गई है। यहाँ तक अभी 3 हाई कोर्ट्स बन चुके हैं, आईपीसी आ चुका है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल चुकी है वाइसरॉय को, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका थोड़ा विस्तार हो गया है, थोड़े इंडियंस को उसमें जगह भी मिल गई है, इतना हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्या होता है, चीज़ें ना पैरेलल चल रही होती हैं। पैरेलल का मतलब कि यहाँ इनका एक्ट आया, कुछ हो रहा है, वहाँ इंडियंस भी सो थोड़ी रहे, वो भी तो कुछ कर ही रहे होंगे। तो उन्होंने ना क्या किया, जो अभी जिसका नाम INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फुल नेम है, उस टाइम जब इसकी स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पे इसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या था, कांग्रेस ही था। तो एक साइड क्या चल रही थी, कांग्रेस की स्थापना भी हो रही थी, मतलब इंडियंस लोग मिलकर पार्टी भी बना रहे थे कि भाई आगे चल के हमें संभालना है, हम डिमांड तो कर ही रहे हैं, कभी ना कभी तो आएगा हाथ में। तो क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस की क्या हुई, नेशनल पार्टी की क्या हुई, स्थापना हुई। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसके फाउंडर कौन रहे, ये सीधे सीधे याद करना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर रहे A.O. ह्यूम, या हम कह सकते हैं इनका फुल नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, नेक्स्ट है कि इसका जो फर्स्ट अधिवेशन था, वो पहला अधिवेशन का, अधिवेशन से संबंधित क्या मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अधिवेशन का कुल मिला के मीनिंग क्या है, तो मीनिंग है इसका एक तरीके से मीटिंग कहाँ हुई, तो वो सबसे पहले नंबर किधर हुई, बॉम्बे में। फिर हम कहते हैं कि इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है WC बनर्जी, या हम कह सकते थे कि उमेश चंद्र बनर्जी भी कह सकते हैं। फिर इनके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे, प्रधान सचिव पहले कौन थे, जो इनके फाउंडर थे, जो कि कौन थे, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट कि 1885 में जब इनकी स्थापना हुई तो उस दौरान इनके सदस्य कितने थे, इनकी पार्टी में लोग कितने शामिल थे, 72 लोग शामिल थे। फिर क्या हुआ, 1885 में तो स्थापना हुई थी, या हम कहें फाउंडेशन हुआ, और 6 साल बाद 1891 में क्या हुआ,
इन्होंने अपनी पार्टी का नाम जो था कांग्रेस, उसके सामने इंडियन नेशनल शब्द और जोड़ दिया। तो अब इनका फुल नेम क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले सिर्फ कांग्रेस था और फिर 2 टर्म्स और जोड़ दिए, इंडियन और नेशनल। ये साथ में चल रही थी चीज़, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी क्या होता है, अब अभी 1892 में फिर भारतीय परिषद अधिनियम आया, क्योंकि हमने कहा जैसे कि डिमांड्स चल रही होती हैं, डिमांड्स को पूरा करने के लिए धीरे धीरे, हाँ भाई सुन रहे हैं, थोड़े रुक जाओ, सुनते हैं, ऐसा चलता रहता है कि हाँ कर रहे हैं, आपका काम भी कर रहे हैं। तो 1892 में फिर भारतीय परिषद अधिनियम आया, और अब इसमें क्या किया गया, इसमें देखने को मिला पहली बार कि अब जो मतलब मेंबर्स हैं काउंसिल के, अब वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हाँ भाई तुम बन जाओ मेंबर, तुम भी बन जाओ, तुम आता है ना, तुमको पढ़ना लिखना आता है, तुम बन जाओ मेंबर, ऐसा नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा था, तो चुनाव शुरुआत हो गई थी। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हमने पहली बार क्या देखा, एक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस देखी। अब देखो इलेक्शन प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए, जनता को अधिकार दिया कि हाँ भाई आप चुनिए आपके नेता को, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इनडायरेक्टली ही सही प्रोसेस हुई, तो इलेक्शन होना शुरू तो हुआ। अभी अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, अभी कभी डायरेक्ट भी होगा। तो सबसे पहले नंबर बात क्या कि अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हो चुकी थी इंडिया में पहली बार। और इसी के साथ साथ क्या किया इन्होंने, जो राजस्व और व्यय है, खर्चा है और टैक्स है, जो चीज़ भी है, और बजट है, मतलब कि पहला तो इंडिया में कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो कितना खर्चा और एक्सपेंडिचर आ कहाँ से रहा है पैसा, जा कहाँ रहा है, और दूसरी चीज़ बजट। इन तीनों चीज़ों पे बहस करने की, क्वेश्चन पूछने की क्या पावर अब मिल चुकी थी जो भी वहाँ के सदस्य हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडियंस को, क्योंकि क्वेश्चन कौन करेगा, भारतीय लोग ही करेंगे। तो जो काउंसिल होती है, परिषद होती है, उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे वो सिर्फ नाम के थे इससे पहले तक, तो उनको कुछ खास पावर दे नहीं रखी थी, वो खुद क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। तो अब इस एक्ट के बाद से क्या किया, ये नहीं लगा कि हाँ यार बहुत दिन से आप लोग कह रहे हो, अब चलो बहुत दिन हो गए, अब सुन लेते हैं, नहीं तो क्या कर लोगे, विद्रोह कर दोगे, है ना। तो अभी क्या हुआ है कि क्वेश्चन करने की किस पे, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है, और जो भी आप बजट लेके आ रहे हो, उस पर क्वेश्चन करने की पावर अब जो मेंबर्स हैं, भारतीय मेंबर्स हैं, उनके हाथ में आ गई थी, मतलब उनको अधिकार दे दिया गया था। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस दौरान 1899 से 1905 तक जो हमारे इंडिया के वायसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ये ज़रूरी क्यों है, इनका रोल है, सबका रोल होता है। ये भाई एक बड़े ही अहम व्यक्ति हैं, क्योंकि बड़े अच्छे काम तो इन्होंने नहीं किए हैं, अपने लिए तो बेकारी काम किए हैं, लेकिन दिमाग वाले व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फूट डालो पहले और फिर अपन खुद शासन करो, पहले 2 लोगों को लड़वा दो, फिर दोनों काम से जाएं और हम शासन करेंगे। मतलब खुद जाके किसी से नहीं लड़ना, आपस में लड़वा दो और खुद क्या करेंगे, रूल करेंगे, शासन करेंगे। ये नीति इन्होंने अपनाई। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट या फिर कहें बहुत ही अहम इवेंट है जो इनकी वजह से हुआ, इन्होंने क्या किया, जो बंगाल था ना, बंगाल का क्या करवा दिया, विभाजन करवा दिया। विभाजन क्यों करवा दिया, क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब थे। तो बंगाल में ना मेजरली हिंदू और मुसलमान देखने को मिलते थे। उनको था कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे और मिलके अगर सत्याग्रह करें, आंदोलन करें, तो हमें भगा देंगे, ये इनको ही लड़वा दें आपस में। अब जब ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हमसे लड़ने कौन आएगा, ये इनकी सोच थी। बंगाल का कर दिया विभाजन, हिंदू हिंदू अलग हो जाएं, मुस्लिम मुस्लिम अलग हो जाएं। अब जो नेशनल कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी, भाई वो इस हिसाब से थोड़ी बनी थी कि हमारे कुछ मेंबर्स अलग हैं तो वो बाद में अलग हो जाएंगे, या फिर हम धर्म के नाम पे बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन अब विभाजन हो गया तो एक समुदाय पूरा का पूरा अलग, मुसलमान हिंदू अलग। अब क्योंकि अलग हो गए हो, 1905 में बंगाल का विभाजन करवा दिया, तो अब मुसलमान अलग, तो भाई उनको एक अलग पार्टी की, अलग ग्रुप की ज़रूरत भी है। तो 1905 में विभाजन हुआ और 1906 में एक साल बाद ही क्या किया, मुस्लिम लीग की क्या कर दी, स्थापना कर ली इन्होंने। कहाँ पे, ढाका में। ढाका में क्या हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मतलब एक तरीके से अलग पार्टी बना ली कि भाई कांग्रेस चलो ठीक है, हिंदू हिंदू संभालो, मुस्लिम लीग हम अलग अलग। इससे हो क्या रहा था, इंडिया बट रहा था, 2 पर्टिकुलर हिस्सों में बटते जा रहा था। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिश को, क्योंकि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उनसे क्यों ही कोई कुछ कहेगा, वो तो कहेंगे कि हाँ हम तो अच्छा कर रहे हैं, आप लोग ही आपस में लड़ रहे हो, करेक्ट। तो ये चीज़ सही नहीं हो रही थी, है ना।
अब ये चीज़ सही नहीं हो रही तो अब कोई तो इसका विरोध करेगा, और पहले तो कुछ दिन तो मजे लेंगे वो कि हाँ ठीक है, बट रहे हो, अच्छा है। तो इसके बाद क्या हुआ, 1909 का भारत परिषद अधिनियम एक और आया, और इसका एक और नाम था मोर्ले मिंटो सुधार। सुधार क्यों? शायद पहले जो एक्ट आया था उसमें कुछ, अधिनियम जो आया था उसमें कुछ क्या थे, परेशानियां थी, दिक्कतें थी, अच्छे से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए इंडियंस लोग, इसकी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तब कुछ दूसरा भी लाना बहुत ज़रूरी था। तो अब आया मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया 1909 में, यही नाम क्यों रखा गया मोर्ले मिंटो? क्योंकि उस दौरान इंडिया के जो वाइस रॉय थे 1906 से 1910 तक रहे, वो थे लॉर्ड मिंटो, और जो उस टाइम भारत के राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड मोर्ले। दो ही इंपॉर्टेंट लोग थे, एक वाइस रॉय और एक जो ब्रिटेन में बैठे हैं हमारे सचिव, वो, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, भारत परिषद अधिनियम का मोर्ले मिंटो सुधार रख दिया गया। अब इसमें सुधार क्या किया है इन्होंने? सुधार किया है कि सबसे पहले नंबर तो ये एक्ट आया किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन कहें हम या फिर हम कह सकते हैं अनुशंसा या फिर सिफारिश, है ना। तो एक एक्ट था सर अरुंडेल कमेटी, इसके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट आया, मतलब कुछ सुझाव दिए होते कि हाँ ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए। तो इसमें सबसे पहले नंबर इन्होंने क्या किया कि बट तो रहे हुई, इंडिया में दो हिस्से तो हो ही रहे हैं, थोड़े अच्छे से हो जाएं। तो कहते हैं कि काम करते हैं हम मुस्लिम समुदाय के लिए ना अलग से ही मतलब प्रतिनिधित्व कर देते हैं कि एक काम करो, मुसलमान लोग जो है ना वो एक मुस्लिम लीडर को ही वोट करना, उसी को चुनना, और हिंदू लोग हिंदू लीडर को चुनना। तो अब जनता भी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है कि मुसलमानों को लग रहा है कि हमारा नेता अलग होना चाहिए, हिंदू हाँ हमारा नेता अलग होना चाहिए। तो दो हिस्से होते जा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले नंबर ये एक तरीके से समुदाय में लोगों को बांट दिया कि मुसलमान लोगों का, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से ही क्या ले आइए, प्रतिनिधित्व लेकर आ गए। फिर एक और क्या चीज़ की कि हाँ आप लोग कह रहे थे ना कि विस्तार करो, इंडियन थोड़ी जगह दो काउंसिल में, क्योंकि अब तक क्या चल रहा था 1+15, एक 22 रॉय हैं, 15 मेंबर्स हैं, थोड़ा बढ़ाएं हम। देखो इससे पहले ही विस्तार किया था, लेकिन विस्तार में इंडियंस को शामिल किया तो वो कैसे शामिल किया था, एक तरीके से जैसे टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं ना, कि आप परमानेंट नहीं हो, आप सिर्फ कैसे हो, एक तरीके से मतलब आपको ज़्यादा कुछ राइट्स नहीं दिए हमने। हाँ आप कह रहे थे कि इंडियंस को शामिल कर लो तो थोड़ा थोड़ा कर ले रहे हैं हम, है ना, मतलब परमानेंटली नहीं, ऐसे टेम्परेरी किसी को शामिल कर लिया, और हाँ थोड़ा थोड़ा देख लो, हम बजट ला रहे हैं आप साइड में खड़े होकर देख लो, हम कुछ नियम बना रहे हैं आप देख लो, ऐसा काम चल रहा था। अब लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है कि भाई हम क्या देखने के लिए हैं, हमसे कोई काम वाम हमें आता नहीं क्या। कहते हैं ठीक है बहुत साल हो गए, अब थोड़ा सुनना पड़ेगा, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। चल रहा है विद्रोह, पैरेलली क्या चल रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, और अब इस टाइम तक गांधी जी ने भी एंट्री मार ली है। तब इन लोग को डर भी है कि अब भाई गांधी मतलब अफ्रीका में भी कमाल करके आए, ऐसा ना हो यहाँ भी हमारी बैंड बजा दें। तब क्या थोड़ा सुनना पड़ रहा है इंडियंस के बारे में, उनके बारे में सोचना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। तो मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म है 1909, एक तो इसमें क्या हुआ कि सर जो अरुंडल कमेटी है इसके रिकमेंडेशन पे आया, क्या किया इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व कर दिया गया, और साथ ही साथ जो विधान परिषद है उसमें 16 से बढ़ाकर इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो कर दी 60। पहले 1+15 चल रहा था, अब 1+15 चलेगा, 60 का विस्तार कर दिया एक तरीके से इसका। और साथ ही साथ एक चीज़ और ऐड करी कि जो वायसरॉय है और अलग अलग प्रांतों में गवर्नर्स भी तो हैं, उनकी जो कार्यकालिका परिषद है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उनका काउंसिल है उसमें भी जगह दी गई। पहले क्या था, ये 1+15 के बाहर रखा था इंडियंस को कि आप सिर्फ देखो। अब क्या किया, बाहर नहीं, अब हम अंदर लो, हम भी बनाएंगे कानून, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे, बाहर नहीं, हमें इसी में जाना, इस गोले के अंदर ही आना है हमें। अब ये जो 15 लोग थे ना, इन्हीं में ही जगह चाहिए। तो जो बढ़ा के 60 की है ना, वो इस गोले के अंदर ही आ गए हैं, बाहर नहीं है। परमानेंट सीट चाहिए हमें, परमानेंट जॉब चाहिए, है ना, ऐसा कर दिया। फिर क्या हुआ, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैक्ट है कि इसमें जो सदस्यता मिली है उसमें हमें नाम याद रखना है, एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसरॉय की कार्यकालिका परिषद के क्या बने, प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो एक ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब इसका क्विकली रिवीजन करें तो क्या हो जाएगा कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कब आया, 1909 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया एक्ट, सर अरुंडल कमेटी। और क्या किया इसमें, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया, और विधान परिषद का विस्तार 16 से 60 कर दिया गया। साथ ही साथ जो वायसरॉय और गवर्नर की कार्यपालिका या कार्यकालिका परिषद है उसमें भी इंडियंस को जगह मिल गई।
और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की जो कार्यपालिका है उस परिषद के प्रथम सदस्य बने। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसका एक और नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। रिफॉर्म जब भी लिखा उसका सीधा मतलब क्या होता है कि कुछ गड़बड़ थी पुराने वाले में, कहीं से इंडियंस को लग रही थी कोई कमी, उसको पूरा करने के लिए लाए हैं। नाम सीधी सी बात है क्यों रखा गया, क्योंकि मॉन्टेग्यू कौन थे उस दौरान, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड कौन थे, चेम्सफोर्ड थे उस दौरान इंडिया के वायसरॉय। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एक्ट से क्या हुआ, 1990 का जो शासन अधिनियम आया, क्योंकि अभी इससे पहले तक इंडिया में डिमांड क्या हो रही थी कि आपने बहुत टाइम पहले जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे उनकी जो सैलरी है वो इंडिया के टैक्स देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, भले लूट रहे थे काम तो कर रहे थे। अब ना हमें ज्ञान हो गया है, अब वापस से क्या करो, इनकी सैलरी इंडिया से नहीं दो, क्योंकि आप तो हमें लूट रहे हो ना, वहीं से आप अपने इधर की सैलरी से, मतलब अपने इधर के पैसे से इनको सैलरी दो। तो हम कह सकते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें सबसे पहला प्रावधान क्या लेके आए कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से देंगे, आप ब्रिटेन के टैक्स कलेक्शन से देंगे, वहाँ के राजस्व से देंगे, इंडिया के नहीं। कहते अच्छी बात है, ये मान ली बात इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रावधान लेकर आए। और अब क्या हुआ, देखो दो तरीके से इंडिया में शासन चल रहा था, जैसे अभी भी चलता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट वाइज। तो उस टाइम पे स्टेट्स तो थे नहीं, प्रांत ही मान के चलते थे। तो जो केंद्र था, सेंटर, जहाँ के वायसरॉय करता धरता थे, तो केंद्र में ना क्या लेके आया, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। क्योंकि अभी तक ब्रिटेन में भी ऐसे होता है कि दो सदन है वहाँ पे, अब तो इंडिया में भी हैं, तो वहाँ पे भी दो सदन थे भाई, एक थोड़ा कुछ काम करेगा, दूसरा उस पर सलाह देगा, कुछ डायरेक्ट इलेक्शन से आए, कुछ इनडायरेक्ट से आए, मतलब सबके अलग अलग काम होते हैं। तो क्या स्टार्ट कर दिया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत कर दी गई। अब दो सदन बना दिए इन्होंने, दो हाउसेज बना दिए, अपर और लोअर। तो एक बना, एक का नाम क्या रखा, राज्य परिषद, और दूसरे का क्या नाम रखा, केंद्रीय विधानसभा। दो नाम हो गया, राज्य परिषद हो गया और एक का नाम हो गया केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद था उसमें मेंबर्स की जो संख्या रखी, कितनी रखी, 60, 34 + 26, जिसका मतलब है कि कुछ चुनाव से आए हैं और कुछ मनोनीत किए गए हैं, मतलब चुन लिए गए हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लिए गए हैं। कुछ जनता ने वोट दिए हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं। मतलब मनोनीत करने का मीनिंग आप समझते हैं ना, फेवरेट्स को उठा लेना, या हम ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी ने अच्छा काम किया तो उसको ले आओ। अब केंद्रीय विधानसभा में क्या 144 संख्या थी, मतलब 144 इसमें मेंबर्स की संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी, जिसमें अगर हम कहें बांटे किस तरीके से थे तो 104 + 40। ये तो हुई केंद्र की बात, दो सदन आ गए, राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद। अब प्रांतों की बात कर लेते हैं। प्रांत थे पहले, उसमें भी क्या ले आइए, द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। द्वैत मतलब दो तरीके से शासन होगा। दो तरीके से कैसे, देखो इन्होंने ना क्या किया, जितने भी मुद्दे होते हैं जो एक कंट्री में संभालने होते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया। जो मेन मुद्दे हैं, मेन सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े, जैसे सेना हुई अपनी, या टैक्स कलेक्शन हुआ, है ना, ये जिन पे मतलब जहाँ से पैसा एक तरीके से, है ना, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं उन्हें डाल दिया आरक्षित विषयों में, रिजर्व्ड में डाल दिया। कि रिजर्व्ड विषय क्या होगा, ऐसे सभी विषय जो जिन पे एक तरीके से पैसे वैसे का काम हो, जमीन का काम हो, ऐसा काम हो, कुछ भी, वो आरक्षित सब्जेक्ट्स में डाल दिए। और एक और इन्होंने सब्जेक्ट की कैटेगरी बनाई, ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो दो विषय प्रांतों में दिए, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड, मतलब आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित में जैसे कि आपकी सेना आ जाएगी, बड़े बड़े मुद्दे, सेना आ जाएगी, आपका टैक्स कलेक्शन आ जाएगा, आपका भूमि मतलब कि ज़मीन का क्या है, ज़मीन मतलब किसकी है, कैसी है, कितनी है, क्या इस पर क्या टैक्स लेना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, मतलब बड़े बड़े जो मुद्दे थे वो सारे के सारे आरक्षित में आ गए ना। दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है आपके, किधर क्या, मतलब इस जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो सारे आरक्षित में, रिजर्व्ड में दे दिए। और ये सारे डिसीजन लेने की शक्ति किसके पास थी, जैसे परमानेंट सदस्य होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो एक तरीके से ब्रिटिश लोग थे बड़े बड़े, उनके हाथों में। अब इंडियंस को भी क्या दे रखी थी इन्होंने, काउंसिल में जगह दे रखी थी। उनसे पता कौन से काम करवा देते, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाले, जैसे कि हाँ आप देख लो भाई, शिक्षा कैसी, क्या किताबें कॉपी, मतलब ऐसे किताबें कॉपी, शिक्षा का क्या महत्व चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कहीं, तो मतलब छोटे छोटे सब्जेक्ट जिनमें काम सच में ज़्यादा करना पड़ेगा
और योगदान वैसा नहीं रहेगा, मतलब आपका काउंसिल में योगदान उतना नहीं है। जैसे कि बड़ा काम क्या हो सकता है, कानून बनाना, वो आप डाल दोगे किसमें, रिजर्व्ड में। और जैसे शिक्षा को देखना, सिंचाई वगैरह को देखना, या कहीं रोड वोड डल पाई है ठीक से कि नहीं, सड़क वगैरह वगैरह वाला काम आप देख लो, या कहीं पे नहर बन पाई है कि नहीं, वो काम आप देख लो, कुआं कहीं खुद पाया है कि नहीं, वो काम आप देख लो। मतलब ये वाले सब्जेक्ट, छोटे मोटे सब्जेक्ट, ये किसको पकड़ा दिए पूरे के पूरे, एक तरीके से ऐसे लोग जिनको वो क्या कहते थे कि हाँ आप टेम्पररी हो, आप मतलब परमानेंट नहीं हो, ये काम उनको पकड़ा दिए। और जिनमें सच में अटेंशन लगती है, जिनमें सच में ऐसा होता है, थोड़ा पैसा वैसा आता है, टैक्स वगैरह आता है, वो सारा काम कहाँ संभलवा दिया उन्होंने, आरक्षित विषयों में संभलवा दिया। तो आरक्षित खुद संभालें और ये जो अपने हस्तांतरित सब्जेक्ट्स थे ये इंडियंस को पकड़ा दें। अब कुछ भी कहो, दिखाई तो देता ही है ना ये सब कुछ भी, कि भाई आप ना धोखा कर रहे हो हमारे साथ, है ना। और एक और चीज़ यहाँ जो ऐड ऑन हुई बहुत ही डिमांड के बाद, वो ही प्रत्यक्ष चुनाव। मतलब अब डायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया में स्टार्ट हो चुके थे। अब डायरेक्ट से क्या होता है, देखो डायरेक्ट स्टार्ट भले हुए थे, लेकिन चुनाव में वोट करने का जो पावर थी वो सबके पास नहीं थी, एवरी इंडियन के पास पावर नहीं थी। ये पावर पता किसके पास थी, सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के पास जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, या इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ तो है इनके पास, खेत है, घर है, कुछ तो है इनके पास, और ये थोड़ा ना थोड़ा क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो कहते हैं ये पढ़े लिखे होने चाहिए, थोड़ी बहुत इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत टैक्स ये पे कर रहे हो, तो आप वोट देने के क्या अधिकारी हो, आप वोट दे सकते हो। उस टाइम पे जो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, ऐसे ही लोग उसमें क्या कर सकते थे, वोट। सभी लोग नहीं करते थे। साथ ही साथ इसमें जो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि इंडियन वुमेन को पहली बार अधिकार मिला कि अब वो क्या कर सकती हैं, वोट कर सकती हैं। साथ ही साथ क्या है कि अब ना इंडियंस को ये लगता था कि भाई आप बहुत सालों से हमें आपकी भाषा पढ़ा तो रहे हो, आपका सिस्टम ले आए हो, हम वो पढ़ भी रहे हैं, तो हमें जॉब भी चाहिए ना। जॉब आप बहुत सालों से हमें छोटी मोटी तो दे रहे हो, अब लेकिन भाई जो आप शासन चला रहे हो वहाँ जगह दो हमें, हम भी नियम बनाएंगे, हम भी थोड़ा बड़ा बड़ा काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप अभी अपन क्या यूपीएससी के नाम से जानते हैं, एक तरीके से वो स्टार्ट कर दिया गया। अब देखो इसमें ना क्या हुआ था, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें से प्रावधान लेके आए थे कि शुरू करो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब क्योंकि 1919 में कहा है कि हाँ करो करो शुरू करो, तो अब क्या होगा, कुछ सालों बाद कर पाएंगे, अभी तो सिर्फ ऑर्डर आया है, कर लेंगे शुरुआत। तो क्या है, 1926 में ली आयोग है ना, 1923 से 24 ये आयोग है, चला था, इतने साल तक काम किया था इन्होंने। इसकी सिफारिश पर जो सिविल सेवकों की भर्ती है उसके लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो गठन करने का प्रावधान तो आ गया था इसी एक्ट में 1919 में, लेकिन ये तो एक तरीके से ऐसा ऑर्डर आया कि करो, कर लेंगे, 1926 तक कर लिया, ऐसा हुआ। और साथ ही साथ क्या किया 1919 में कि देखो हम इतने सारे नियम लाए ना, आपने कहा था कि हमको भी जगह दो, हमने दे दी, 2 सदन बना दो, ठीक है चलो बना दिए, है ना, प्रांतों में भी बना दिए, सदन तो नहीं बनाए प्रांतों में, लेकिन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ कुछ जो डिमांड्स थी उनको पूरा तो फुलफिल नहीं किया, कुछ कर दिया। और कहते हैं ना, हमने अब जो 1919 का जो मतलब भारत शासन अधिनियम भेजा है ना, ये आप चलाओ अपने हिसाब से। अभी इंडियंस को भी जगह मिल चुकी थी, क्योंकि अब वो भी सत्ता में शामिल हैं, या हम कहें लॉ मेकर्स, वो भी इस दौरान तक थोड़े बहुत बन चुके थे। केंद्र में उनको भी जगह थी, केंद्र में थी जगह, प्रांत में भले ऐसे बांट रखी थी, केंद्र में उनको जगह थी। 60 कर देना, 16 से 60 कर दिया है, अभी उसमें भारत के लोग सदस्य हैं उसमें, तो वो काम कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, 1919 में कहते हैं कि देखो अभी हमने नियम तो बना दिए, आप लोग को जगह भी दे दी, आप चलाओ थोड़ा, इंडिया को चलाओ, सरकार चलाओ, तो आप थोड़ा, हम ना आएंगे 10 साल बाद, एक तरीके से वैधानिक आयोग लेके आएंगे। एक आयोग मतलब टीम लेके आएंगे जो क्या करेगी, आके देखेगी 10 साल बाद कि चला पा रहे हो देश की नहीं, कह तो बड़े रहे थे कि हमें जगह दो, हम भी चलाएंगे, हम भी चलाएंगे, तो हम देखेंगे अब 10 साल बाद आप लोग चला रहे हो कि नहीं, ठीक है देख लेना। तो अब 10 साल बाद क्या आना है, एक कमीशन आना है, जिसका नाम क्या होगा, साइमन कमीशन, है ना। ये कमीशन आना है 10 साल बाद। अब क्या होता है, वो कमीशन आएगा, देखेगा कि जो 1919 में हमने जो भी प्रावधान रखे हैं वो हुए हैं, काम हुआ है कि नहीं, आप चला पा रहे हो ठीक से कि नहीं, और हमें जो भी उसमें लगेगा कि क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या बिगाड़ हो गया है उसमें, क्या सुधार होना चाहिए, या क्या अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेना। अभी क्या है, 10 साल बाद आना है इन्हें, और 10 साल बाद आना है तो सीधी सी बात है, आप कब आएंगे, ये 1929 में आना चाहिए इन्हें। लेकिन 1929 में ना क्या था उस दौरान, अच्छा उससे भी पहले अगर हम कहें 1900 एक तरीके से 14 से 1914 से कहाँ तक, 1918 तक, वर्ल्ड वार फर्स्ट, विश्व युद्ध भी तो चला था उस दौरान,
और फिर ये अगले साल इन्होंने शासन अधिनियम दे दिया, है ना। वैसे ये लोग जर्मनी से परेशान थे, इससे पहले ये जल्दी जल्दी निपटाना चाहते थे काम। जर्मनी वगैरह इनसे परेशान तो थे ये कि भाई बहुत परेशान हैं हम, युद्ध लड़के आए हैं, बहुत घाटा वाटा हो गया, इतने पे आप लोग भी बहुत डिमांड्स कर रहे हो। तो कहते अब चलो संभालो आप, 10 एक साल बाद आएंगे हम देखने के लिए। तो कायदे से 1929 में आना चाहिए था, लेकिन उस दौरान क्या था, ब्रिटेन में चुनाव थे तो ये पहले आ गए, 29 के बदले 28 में आ गए। तो ये लेके आए भैया साइमन कमीशन। अब इंडियंस वेट तो कर रहे थे कि आएंगे तो ये, लेकिन दिक्कत ये हुई कि आए तो ये टीम लेके, कितने लोगों की, 7 मेंबर्स की, 7 लोगों की टीम तो लेके आए, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। हम कह सकते हैं नो इंडियन, मतलब एक भी भारतीय नहीं था उसमें, भारतीय थे ही नहीं। अब भाई आप 7 लोगों की टीम लेके आए जिसमें कोई भारतीय नहीं है, तो हम ऐसे लोग क्यों सुने, वो हमसे आके पूछें कुछ भी चीज़ तो हम क्यों सुने उनकी, या वो जो भी अब रिकमेंड करेंगे कि आपके इधर ये अच्छा है ये बुरा है, हम क्यों सुने उनकी। अगर भारतीय कोई होता तो हमारे सपोर्ट में बोलता। ये सारे अंग्रेज लोग हैं, ये हमारे सपोर्ट में थोड़ी बोलेंगे, बल्कि ये तो बुराई करते हुए जाएंगे ना कि खराब चल रहा है, देखो इंडिया में इनके हाथ में नहीं देनी चाहिए सत्ता, करेक्ट। तो इसका बहुत भयंकर तरीके से क्या हुआ, विरोध हुआ। और विरोध हुआ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे लाला लाजपत राय, इनकी लाठी चार्ज के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जो जनता है अब वो बहुत ज़्यादा क्या आक्रोश में आ गई कि ये लोग तो बहुत बेकार हैं, देखो हम विरोध कर रहे थे और लाठी चार्ज कर दिया और हमारे एक बहुत ही अच्छे लीडर की डेथ हो गई है। अब ये माने तो है नहीं, साइमन कमीशन लेके आ गए तो कुछ रिपोर्ट भी इन्होंने पब्लिश करी 1930 में, इन्होंने पब्लिश नहीं सबमिट करी वहाँ जाके ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कि हम इंडिया देख के आए हैं और हमें लग रहा है कुछ सुधार इसमें ये होने चाहिए। तो इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में। अब इस रिपोर्ट में पता है इन्होंने क्या क्या बताया कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए। इन्होंने कहा सबसे पहले नंबर कि आप लोग जो वो लेके आए थे ना, समुदाय बांट दिया था, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग आपने चुनाव की व्यवस्था बना दी थी, हिंदू के लिए अलग थी, कहते वो काम आपने बहुत अच्छा किया था। किससे कह रहे हैं, ब्रिटेन से कह रहे हैं कि आपने जो इंडिया में जो लॉ बनाए थे कि ऐसा ऐसा करवाओ, चुनाव थोड़े अलग अलग करवाओ, वो तो आपने सही भेजा था, वहाँ सही किया था, तो इंडिया में चीज़ तो सही चल रही है। ये इसको सही क्यों कह रहे हैं जबकि ये गलत है, इसको सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग बट जाएंगे, वहाँ के बट जाएंगे तो हम लंबे समय तक यहाँ टिके रहेंगे। तो इन्होंने ब्रिटेन जाके रिपोर्ट में क्या बोला कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको तो बढ़ावा दो, बल्कि और बांट दो, आप तो और ग्रुप्स करवा दो। वो कहते वो जो 2-2 शासन चल रहे हैं ना, द्वैत शासन, 2-2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 2-2 सदन चल रहे हैं, ये अच्छा नहीं चल रहा। द्वैत शासन को खत्म करो, तो एक ही चलाओ, एक ही कोई कमेटी, मतलब एक ही कोई मेंबर्स की टीम है वही हर चीज़ को संभाले। और एक और चीज़ कहते हैं अब ना इंडिया को ये प्रांत ऐसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि ब्रिटिश इंडिया को क्या कर देना चाहिए, संघ बना देना चाहिए। संघ का मीनिंग एक पूरी कंट्री बना देना चाहिए, मतलब हम क्या बन जाए, संघ बन जाए। संघ का मतलब हम ऊपर लीडर हैं, हम मतलब पूरा कंट्री हैं और नीचे धीरे धीरे करके लोग बटे हुए हैं। ब्रिटिश इंडिया, इंडिया नाम नहीं दिया, ब्रिटिश इंडिया, उसको संघ बना दो। मतलब संघ का मीनिंग समझते हैं, एक यूनियन बना दीजिए, एक पूरी कंट्री है वो, फिर वो डिवाइडेड है ऐसे, ये बना दो। अब इन्होंने ये 3 क्या दे दी अपनी सुझाव तो दे दिए, वैसे तो बहुत दिए थे लेकिन हमने इंपॉर्टेंट छांट लिए। इन्होंने 3 चीज़ें ये कह दी कि सबसे पहले नंबर, समुदाय जो बांटे ना आपने हिंदू मुस्लिम किया, बहुत सही चल रहा है, और बढ़ावा दो इस चीज़ को और बांटो, और द्वैत शासन को ख़त्म करो, और साथ ही साथ क्या बना दो, ब्रिटिश इंडिया को एक संघ बना दो, यूनियन बना दो एक तरीके से पूरा। ये इन्होंने क्या करी, रिकमेंडेशन दी उनको। किसने, ये जो साइमन कमीशन आया था, ये ब्रिटेन गया, वहाँ की गवर्नमेंट को उसने ये मतलब रिकमेंडेशन दी, अनुशंसाएँ थी उनकी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब ठीक है, अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उनको ये सलाह तो मिल गई साइमन कमीशन से, अब उस सलाह पर ना वो काम करना चाहते थे। अब काम करना है तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, गोल मेज सम्मेलन, या जैसे कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। राउंड टेबल मतलब एक गोल मेज होगी, इसके आगे पीछे सब लोग ऐसे गोल 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 सब एक बराबर सब बैठे होंगे, डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये लोग क्या बोलेंगे कि देखो हमें ये 3 सलाहें तो मिली हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं समुदाय को, वो सब लोग आओ मिल के बैठ के बात करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सबको बुलाया। लेकिन क्योंकि साइमन कमीशन का इतना ज़्यादा विरोध हो गया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरे ने पहली गोलमेज सम्मेलन क्या कर दिया, एक तरीके से बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब हम नहीं आ रहे, तुमने हमारे पहचान के लोग भी नहीं भेजे साइमन कमीशन में, पहचान के मतलब एक भी इंडियन भी नहीं भेजा, और उन्होंने हर कैसी रिपोर्ट सबमिट कर दी, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमें नहीं चाहिए, आप कुछ भी अब डिस्कस करवा रहे हो, फालतू बात तो सुनी नहीं हमारी, इसलिए बहिष्कार किया, ये लोग नहीं गए उसमें।
अब क्या हुआ, मतलब कोई भी पार्टी उसमें नहीं गई थी, लेकिन कौन गया था, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि इंडिया में उस दौरान वंचित वर्ग भी था। वंचित वर्ग से समझ से जो आज का SC ST है, वंचित वर्ग मतलब कि ऐसे लोग जिनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कह लो या फिर डिप्रेस्ड लोग। अच्छा, इनको जो अंग्रेज लोग थे ना, वो इनको डिप्रेस्ड कहते, डिप्रेस मतलब बेचारे परेशान लोग हैं, इनको कहते थे ये डिप्रेस्ड लोग हैं। अभी जो वंचित वर्ग है इससे ही बिलोंग करते थे BR अम्बेडकर, क्योंकि इन्होंने ये जीवन पूरा जिया था, तो और वकील भी थे, तो ये पूरे डिप्रेस्ड वर्ग या हम कहें वंचित वर्ग को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। तो ये तो गए थे उसको अटेंड करने के लिए, कब, 1930 में हुई। अब इसमें बाकी सारी पार्टीज कोई नहीं है, सब ने बहिष्कार किया। फिर अगली बुलाई कि चलो भाई अब पहली में नहीं आए, अब अगली में जाओ, सुन लो बात, जिसको कहेंगे हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी गए थे और भीमराव अम्बेडकर भी गए थे और भी पार्टीज गई थी। अब हुआ क्या इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, इस दौरान ना साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। विरोध हुआ था तो बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था, और इस दौरान लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी। अब बहुत सारे नेता कहाँ थे, जेल में। तो अब आप भाई हमें बुला रहे हो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें, और हमारे तो बहुत सारे नेता जेल में हैं। इस दौरान गांधी जी और इरविन, इन दोनों के बीच एक पैक्ट साइन हुआ, डील एक तरीके से। डील क्या थी कि भाई आप लोग हमारे नेता वेता को छोड़ दो, तो हमारा अटेंड करने के लिए थोड़ी कुछ बातें हुई जो स्वीकारी गई। तो 1931 में क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, और BR अम्बेडकर इसमें भी गए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो वंचित वर्ग था उसको। फिर हुई 1932 में एक और गोलमेज सम्मेलन हुई, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 46 प्रतिनिधि या डेलीगेट्स ही पहुंचे, अटेंड किए। गांधी जी सिर्फ सेकंड वाले में गए थे और किसी में नहीं गए, और BR अम्बेडकर तीनों में गए, है ना, और भी पार्टीज के लोग गए थे, बस गांधी जी सिर्फ सेकंड वाले में गए थे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो क्या था, गांधी इरविन पैक्ट। ओके, तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें सिर्फ कितने, 46 प्रतिनिधि अकेले ही शामिल हुए, जो कि बहुत ही जनसंख्या क्या थी, कम। अब क्या हुआ, इसी के बाद 1932 में एक सांप्रदायिक पुरस्कार या हम कहें कम्युनल अवार्ड 1932 आया। इस दौरान जो PM थे ब्रिटेन के, उनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। और क्योंकि अभी जो साइमन कमीशन था उसमें सलाह क्या दी गई थी कि जो सांप्रदायिक तौर से आपने बांट रखे ना लोगों को, वो बहुत सही किया, बांटो और बांटो। तो इन लोगों ने पता क्या किया, कहते हैं इंडिया में हिंदू लोग जो हैं वो तो क्या हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं, या हम कह सकते हैं वो तो बहुसंख्यक लोग हैं, इनका तो कल्याण हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ये अल्पसंख्यकों का क्या होगा, तो अंग्रेज लोग ऐसा दिखावा करते कि देखो कोई नहीं ना, अल्पसंख्यकों का हम हैं, हम इनका ख्याल रखेंगे। इन्हें सहानुभूति चाहिए थी एक तरीके से अल्पसंख्यकों से। तो अल्पसंख्यक कौन थे उस दौरान, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, है ना, और इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, और यूरोपियंस भी थे। कहते हैं हम ना, अभी तो हमने सिर्फ मुस्लिमों के लिए किया था अलग प्रतिनिधित्व, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई थी। कहते अब हम सबके लिए करेंगे, सब लोग अलग अलग चुनाव में खड़े हो, और इनकी पर्टिकुलर पॉपुलेशन इनको ही वोट करेगी, अलग अलग सब हो जाएगा। और साथ ही साथ ये तो था ही, साथ ही साथ ये कहते हैं ये जो योजना थी ना, इसको हम और बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं अभी तो हमने सिर्फ मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन इन सबको अलग किया था। कहते अब ना जो हिंदुओं में ही एक और वर्ग है जिसे हम क्या कहते हैं, वंचित वर्ग। वंचित वर्ग मतलब कि डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी थी कि इंडिया में जो वंचित वर्ग हैं उनको थोड़ा क्या देना चाहिए, उनको थोड़ा, या तो आरक्षण की बात तो अभी नहीं आई थी, वो तो आगे चल के आई थी, इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो उन्होंने किया कि हिंदुओं को भी बांट दो, अब दो हिस्सों में बांट दो, एक वो जो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, एक वो जो बेचारे वंचित हैं कई सालों से, करेक्ट। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू भी दो हिस्सों में बट रहे, तो भाई गांधी जी जो थे, गांधी जी बैठ गए धरने पर। धरना मतलब कि जेल में थे उस दौरान, ये किसमें, यरवादा जेल में थे, और गांधी जी अब किस पे बैठ चुके हैं, धरने पर। धरना मतलब एक तरीके सत्याग्रह पर ये बैठ गए। सत्याग्रह कौन सा, कि हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, कब तक, जब तक मर नहीं जाते, मृत्यु तक बैठे हैं। अब क्योंकि जो बैकबोन थे कांग्रेस की यही थे, और उस टाइम पे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भी उसी का पार्ट थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फिर लोगों ने बहुत समझाया, उन्हीं के मेंबर्स ने, कि भैया क्या कर रहे हो आप, ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आप जो अंग्रेज लोग अलग से नियम ला रहे हैं कि इनके लिए भी चुनाव अलग करवाएंगे। तो ये जब बात कही गई तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया था। वो चाहते थे हाँ ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग योजना ले आओ, अलग चुनाव करवा लो। ये क्यों उस दौरान सहयोग कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने वो जीवन जिया था,
इन्होंने देखा था कि कितना गलत होता है इनके साथ, कितना भेदभाव किया जाता है, तो ये चाहते थे कि मेरे साथ जो हो गया वो आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए ये इस बात का सपोर्ट कर रहे थे। और गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गांधी जी का मानना था कि अगर हिंदू भी दो हिस्सों में बट जाएंगे और अल्पसंख्यक ऑलरेडी बट रहे हैं और हिंदू जो मेजर हैं वो भी बट गए, तो फिर हम आज़ाद कैसे होंगे? हम जब एकजुट बचेंगे ही नहीं तो हम फिर करेंगे क्या? ये हम एक होंगे ही नहीं तो कभी आज़ाद भी नहीं होंगे। तो ये सत्याग्रह पे बैठ गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाया लोगों ने कि भाई आप थोड़ा बात करो गांधी जी से, थोड़ी डील वील करो कुछ, क्योंकि अगर उनकी डेथ हो गई, अगर वो सत्याग्रह करते करते मतलब कि उनका देहांत हो जाता है, तो फिर कांग्रेस चली जाएगी, और कांग्रेस गई तो फिर आज़ाद होने का सपना भी गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा कि हाँ भाई क्या तो सही रहे हो, मतलब उनका था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए वो कुछ चाहते तो हैं लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि गांधी जी चले जाएं। तो उन्होंने क्या किया, पूना पैक्ट हुआ एक, किस किस के बीच, कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस। देखो डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब है वंचित वर्ग, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी। इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट में क्या डील हुई एक तरीके से कि देखो हिंदुओं को अलग तो नहीं करो, दो हिस्सों में तो नहीं बांटो कि आधे लोगों की सीटें अलग और डिप्रेस्ड क्लासेस की अलग, तो वो जो आधे लोग हैं वो इन्हीं को वोट करेंगे, डिप्रेस्ड क्लास सिर्फ उन्हीं को वोट करेगी जो उनके नेता लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं करो, लेकिन एक काम कर सकते हैं, हिंदुओं की सीटें तो अलग हैं, उनमें ना कुछ सीटें आरक्षित कर देते हैं। तो आरक्षण इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ से कि कुछ सीटें आरक्षित कर देते हैं, किसके लिए, वंचित वर्ग के लिए, कि ये पर्टिकुलर जो सीटें हैं वो वंचित वर्ग के लिए, इन पे से वही जीतेंगे, वही खड़े होंगे, बाकी दो हिस्सों में नहीं बांटो। तो ये पूना पैक्ट हुआ। और यहाँ जाके हमारा जो कम्युनल अवार्ड था वो मतलब एक तरीके से क्या अंत पे पहुँच गया कि हाँ भाई ये एक तरीके से इसको वो मिल गया है कि हाँ अभी हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है। अंतिम यात्रा यहाँ तक हो गई है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक करेंगे। साथ ही ये जो हमारा यहाँ तक का जो टॉपिक है कम्युनल अवार्ड 1932, इसका जो टेस्ट होगा वो वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल हो जाएगा, और उसकी जो सॉल्यूशन वीडियो होगी वो भी इसी चैनल पे लेके आएंगे। और टेस्ट किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, उसकी जो गाइडेंस वीडियो होगी वो भी हमारे चैनल में शॉर्ट्स के तौर पे आ जाएगी। या फिर आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे टेस्ट की लिंक आपको दे दी जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।